सालों पहले राजस्थान के एक गांव में रुद्रदेव नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी और उसमें वे अपने जीवन यापन के लिए खेती करता था। उसके पास जो कुछ था उससे वे संतुष्ट था। उसके दोनों बेटे शहर में काम करते थे। उसकी पत्नी देवकी उससे असंतुष्ट रहती थी और हर बात के लिए उसे परेशान किया करती थी। ऐसे ही एक दिन रुद्रदेव अपने खेतों में जाने के लिए तैयार हुआ और देवकी से कहने लगा, देवकी, खाना बनाने में कितना समय है? तुम रोज देर कर देती हो। लोग अब तक अपने खेतों में पहुंच चुके होते हैं, मैं ही सबसे देर से पहुंचता हूँ। यह सुनकर देवकी खींचकर कहती है, खेत जल्दी जाने से भी ऐसा क्या पा लेते हो? मैं यहाँ इस मिट्टी के चूल्हे से जूझ रही हूँ। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे सब खुद ही करना पड़ता है। खाना बनाने में अभी 10 मिनट और लगेंगे। ये सुनकर रुद्रदेव बोले, यह तो तुम्हारा रोज का रोना है और मुझे रोज देर हो जाती है। मैं बैल को तैयार करता हूँ, तुम खाना बांध दो। रुद्रदेव बैल को ले आए। तब तक देवकी ने उनका खाना तैयार कर दिया और कहा, ये लो अपना खाना, वक्त पर खा लेना। काम में लग जाने के बाद खाना भूल जाते हो, आज मत भूलना। रुद्रदेव बोला, जब मैं काम पर जाता हूँ तो अच्छी तरह से बात करती हो, लेकिन कभी कभी बिना बात के गुस्सा करती हो। बड़ा अजीब स्वभाव है तुम्हारा। रुद्रदेव बैल को खेत में ले गया और काम शुरू कर दिया। इतनी देर में बैल थक कर अचानक से गिर गया। रुद्रदेव बोले, तुम भी मेरी तरह बूढ़े हो गए हो। मेरी भी गलती है कि तुमसे इतना काम करवाता हूँ। वैसे भी हम बस थोड़ी देर काम करेंगे, फिर घर चलेंगे। मैं कल ही 2 नए बैल खरीदूंगा। कुछ देर काम करने के बाद रुद्रदेव और उनका बैल दोनों थक गए। थोड़ी देर बाद वे खेत से निकलकर घर पहुँचे। उन्होंने बैल को बांधा और घर के अंदर गए। रुद्रदेव ने घर पहुंचकर देवकी से कहा, बैल को कुछ घास खिलाओ और पीने के लिए पानी दो। मेरा खाना लगा दो, मैं हाथ पांव धोकर आता हूँ। देवकी ने कहा, दिन भर काम करके और खाना बना के मैं थक गई हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है। आप खुद खाना परोसो, खाओ और अपने बैल को भी खिलाओ। रात का खाना खाने के बाद रुद्रदेव ने अपने बैल को खाना खिलाया और पानी पिलाया। उसके बाद आकर पत्नी से कहा, मुझे कल शहर जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं नए बैलों के लिए कितना खर्चा होगा। अरे हमारे पास ये बैल तो है, फिर नए बैल की क्या जरूरत है? पैसे बर्बाद मत करो। रुद्रदेव बोले, हमारा बैल अब बूढ़ा हो गया है, खेती के लिए काम का नहीं रहा और उसके साथ अब काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं 2 नए बैल खरीदने की सोच रहा हूँ। देवकी बोली, अगर ये खेती के लायक नहीं है तो इसे खिलाने पर पैसे क्यों बर्बाद करें? जाओ इसे कसाई को बेच दो। रुद्रदेव यह सुनकर बोले, देवकी, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? इतने सालों से ये हमारे साथ है, इसने हमारे लिए काम किया है। देवकी बोली, क्या गलत कहा? हर कोई यही करता है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। बेहतर है इसे बेच दो। इसे खिलाने में पैसे बर्बाद नहीं करूँगी और आप भी खुद का नुकसान मत करो। रुद्रदेव बोले, इसने हमारे लिए इतनी खेती करी, फसल को शहर तक पहुंचाने में हमारी मदद करी और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि इसे कसाई को बेच दो। क्या तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? देवकी थोड़ा चिढ़कर बोली, तुम मेरी बात कब सुनते हो? ये एक फालतू का खर्चा है, पर मुझे क्या? तुम जो चाहो वो करो। अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी, तुम करो अपनी मनमानी। रुद्रदेव बोले, इसने इतना समय हमारी सेवा की, ये मेरे मरने तक मेरे साथ रहेगा और मुझे अब तुम्हारे साथ विवाद करने में
कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कल शहर जाना है। बेहतर यही है कि मैं अब सो जाऊं। अगले दिन सुबह सुबह रुद्रदेव नया बैल खरीदने के लिए शहर के लिए रवाना हो गए। उनको देखकर जानवरों के व्यापारी ने पूछा, नमस्ते रुद्रदेव जी, क्या हाल है? आज यहाँ कैसे? आपके दो बेटे शहर में कमा रहे हैं, वे आपको पैसे भेजते होंगे, फिर आप इस उम्र में क्यों खेती करते हैं? वैसे आपकी खेती कैसी चल रही है? यह सुनकर रुद्रदेव बोले, आपको क्यों लगता है कि वे मुझे पैसे भेजते हैं? खैर जाने दो इस बात को। मैं यहाँ 2 जवान बैल लेने आया हूँ, क्या तुम्हारे पास हैं? व्यापारी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, 10 दिन पहले ही मैंने 2 मजबूत बैल खरीदे हैं। एक किसान 10 दिन पहले ही उन्हें बेच गया था और दुर्भाग्य से वो किसान नदी पार करते समय उसमें डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। खबर सुनकर मैं अभी भी स्तब्ध हूँ। इतना बुरा हादसा मैंने वर्षों में किसी के साथ होते नहीं देखा। रुद्रदेव बोले, अरे ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, पर कर्म के आगे कोई क्या कर सकता है? व्यापारी रुद्रदेव को बैल दिखाते हुए कहता है, ये रहे वो 2 बैल, अगर आपको पसंद है तो ले लो, सुंदर और जवान बैल हैं। रुद्रदेव बैल देखकर बोले, मुझे ऐसे ही बैलों की तलाश थी, लेकिन आपने इनकी कीमत क्या बताई? व्यापारी ने कहा, इनकी कीमत सिर्फ 20,000 रुपए है। रुद्रदेव बोले, हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं कर सकते क्या? व्यापारी ने बताया, मैं इन्हें 18,000 में लाया था, यानी एक बैल 9,000 का है और मैं उन्हें 10 दिन से खिला रहा हूँ। जवान बैल खाते भी खूब हैं। अब यह सब भी जो खर्चा हुआ है वह भी तो मुझे इनकी कीमत में जोड़ना ही पड़ेगा ना। रुद्रदेव बोले, वह तो मैं समझ गया, पर मैं इनके सिर्फ 19,000 दे सकता हूँ, यानी एक बैल 9,500 रुपए का। व्यापारी ने कहा, चलिए ठीक है रुद्रदेव, क्योंकि मैं आपको सालों से जानता हूँ, इसलिए मैं आपको 19,000 में दे दूंगा। लेकिन आप खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं। पिछले साल की तरह इस साल बारिश नहीं हुई तो ये आपके लिए नुकसान होगा। आप बैल के लिए इतनी रकम क्यों खर्च कर रहे हो? और आपके पास तो एक बैल पहले से भी है, आप इन सभी बैलों को कैसे खिलाएंगे? रुद्रदेव बोले, बात तो तुम सही कह रहे हो दोस्त। आसपास के गांव के सभी किसान इसी बात को लेकर परेशान हैं। हमने गांव में एक झील खोदने का विचार किया, लेकिन हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं। अब कोई बड़े दिल वाला अमीर आदमी ही यह काम कर सकता है। चलो अब मैं चलता हूँ। रुद्रदेव नए बैल खरीदकर घर पहुँचे। उन्होंने देवकी को बाहर बुलाया। देवकी देखो, 2 नए बैल लेकर आया हूँ, देखो और बताओ कैसे लगे तुम्हें? देवकी ने बैलों को देखकर कहा, बड़े मजबूत हैं, लगता है काफी महंगे होंगे। क्या कीमत दी आपने इनकी? ये सस्ते तो नहीं हो सकते, है ना? रुद्रदेव बोले, तुम्हारा कहना सही है, ये बैल जवान और मजबूत हैं, इसलिए इनके 19,000 रुपए देने पड़े हैं। लेकिन ये बैल खेती करने और आने जाने के लिए लंबे समय तक हमारे काम आएंगे। देवकी ने कहा, आप जिसके पास से इन्हें लाए हैं उनसे हमारे पुराने बैल को बेचने के बारे में पूछ सकते थे ना। ये सुनते ही रुद्रदेव गुस्से में बोले, या तो मैं मर जाऊं या यह मर जाए, तब तक हम दोनों साथ रहेंगे। आगे से इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। देवकी बोली, इसके बारे में मैं कुछ भी कहूँ तो आप इतने भावुक क्यों हो जाते हैं? इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अगले दिन रुद्रदेव नए बैलों को खेत में ले गए। रास्ते में उन्हें गांव का ही एक लड़का सूरज मिला और बोला, कैसे हो चाचा?
ये बैल तो नए लग रहे हैं और आपने इन्हें घंटियों से सजाया भी बहुत अच्छी तरह है। लगता है अच्छी कीमत पर मिले हैं। रुद्रदेव सूरज से कहने लगे, मैंने इन्हें सजाया नहीं है, मैं इन्हें ऐसे ही व्यापारी से खरीद कर लाया हूँ। 19,000 रुपए के हैं, पर सालों साल चलेंगे। सूरज बोला, हाँ सच कह रहे हो चाचा, ये जवान और मजबूत लग रहे हैं। रुद्रदेव ने 4 दिन तक बैलों की मदद से खेत को तैयार कर लिया। बारिश की पहली बौछार के बाद बीज बोने की तैयारी कर ली। एक दिन अपने बैलों को नहलाने के लिए वे झील पर ले गए। जैसे ही उन्होंने बैलों पर से सारी सजावट हटाई, उसमें से एक चमकता हुआ हीरे जैसा कुछ गिरा। उसे देखकर रुद्रदेव सोचने लगे, ये क्या है? यह तो घंटी में से गिरा लगता है, चमक रहा है। क्या ये एक पत्थर है? उन्होंने सूरज को आवाज लगाई, अरे सूरज, यहाँ आओ, इसे देखो, मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या हो सकता है? सूरज बोला, अरे हाँ चाचा, यह तो हीरे जैसा लगता है। कहाँ से मिला? रुद्रदेव ने बताया, जब मैंने बैलों की सजावट हटाई तब उसमें से गिरा। क्या तुम्हें सच में लगता है ये एक असली हीरा है? यकीनन चाचा, ये एक असली हीरा ही है। मुझे देखने दो कि क्या घंटी पर कुछ और भी है क्या? यह कहकर जब उन्होंने घंटी की जांच की तब वह उस पर कुछ और हीरे देखकर चौंक गए। सूरज यह देखकर बोला, हे भगवान, चाचा देखो, इस घंटे पर कितने हीरे हैं। आप तो मालामाल हो गए। अब तो आप गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। रुद्रदेव बोले, कुछ भी मत बोलो, ये निश्चित रूप से असली हीरे नहीं हो सकते, क्योंकि हीरे बहुत कीमती होते हैं। अगर ये असली होते तो इन्हें कोई इन घंटियों पे क्यों रखता? मुझे बैल अभी 4 दिन पहले ही मिले हैं। मुझे लगता नहीं कि ये असली हीरे हैं। सूरज बोला, अरे चाचा, हम यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद करें? हम लोग सुनार के पास चलते हैं और उसी से पता करते हैं कि ये पत्थर हैं या हीरे। रुद्रदेव बोले, ये सही कह रहे हो तुम, हमें सुनार के पास ही चलना चाहिए। हीरे लेकर वे दोनों सुनार के पास पहुँचे। सुनार ने जब वे हीरे देखे तो वे कहने लगा, हे भगवान, ये साधारण हीरे नहीं हैं, ये तो बहुत ही कीमती हीरे हैं और अगर इन्हें बाजार में बेचने जाओगे तो अपने जैसे 10 गांव खरीद लोगे। रुद्रदेव बोले, क्या बात कह रहे हैं? मुझे लगता है कि वो व्यापारी इन हीरों को घंटियों में ही भूल गया और बैलों को हीरों के साथ ही बेच दिया, वो भी 19,000 रुपए में। मैं अभी जाकर उसे वापस करके आता हूँ। रुद्रदेव बैलों के विक्रेता से मिलने जाने की सोचते हैं तो सूरज उनसे कहता है, चाचा, पागल हो गए हो क्या? आप इन कीमती हीरों को उस व्यापारी को क्यों लौटाना चाहते हो? रुद्रदेव कहते हैं, बेटा सूरज, मैं ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ। दुर्भाग्य से व्यापारी उन हीरों को घंटियों में भूल गया और मैं उनका मालिक नहीं हूँ। किसी और का धन रख लेना नैतिकता नहीं है। रुद्रदेव की यह बात सुनकर सूरज बोला, मैं इन सब बातों को नहीं मानता चाचा। अगर ये हीरे मुझे मिलते तो मैं इन्हें वापस नहीं करता। वैसे भी शाम हो चुकी है और अगर आप अभी शहर के लिए रवाना होंगे तो शहर आधी रात में पहुँचेंगे। इस समय हीरे के साथ यात्रा करना बेहद असुरक्षित है। बेहतर यही है कि काका, अभी आप घर वापस जाओ और शहर कल चले जाना। रुद्रदेव को सूरज की बात सही लगी। उन्होंने घर पहुंचकर देवकी को पूरी घटना बताई और बताया कि वह बैल के विक्रेता को हीरे लौटा देंगे। वो बोली, तुम पागल हो गए हो, हीरे क्यों वापस करना चाहते हो? अगर हम उन्हें अपने पास रख लें तो हमारे बेटे और उनके 7 पुश्तें
घर बैठकर खा सकती हैं। जरा सोचो तो, इतनी ईमानदारी दिखाने की क्या जरूरत है। रुद्रदेव बोले, हमने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और अब वे स्वतंत्र है। मैं उन्हें ये हीरे देकर बेईमानी नहीं कर सकता और उन्हें गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। किसी और का धन रख लेना अनैतिक है। व्यापारी उन्हें गलती से घंटी में भूल गया है। मैं उन हीरो को उसे लौटा दूंगा और इस मुद्दे पर और कोई चर्चा नहीं करूंगा। अच्छा होगा कि तुम भी इनका ख्याल दिमाग से निकाल दो। देवकी चिढ़कर बोली, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। मेरी कोई बात नहीं सुनते। जो करना है वो करो, मुझे मत बोलो। रुद्रदेव ने अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर दिया और अगले दिन विक्रेता को हीरे वापस करने के लिए निकल गए। व्यापारी के सामने पूरी कहानी बयान करके उन्होंने उससे कहा, मुझे लगता है कि आप घंटी में हीरे भूल गए हैं और मैंने उन्हें बैलों को धोते हुए पाया। आप अपने हीरे वापस ले लें। विक्रेता बोला, आपने जो कहा वो सही नहीं है रुद्रदेव। मुझे पता है कि घंटी में हीरे हैं। मैंने उन हीरों को 1000 रुपए के लाभ पर बेच दिया और अब आप उन हीरो के मालिक हैं। मुझे इन हीरो से कोई सरोकार नहीं है। ये हीरे अब आपके हैं रुद्रदेव जी। मैंने तो इन्हें बैलों के साथ आपको बेच दिया था। रुद्रदेव ने कहा, अरे वो मेरे कैसे हुए? किसी और की संपत्ति का मालिक होना उचित नहीं है। ये बात मुझे सही नहीं लगती। आप इन्हें नहीं ले रहे तो मैं हीरों का क्या करूं? विक्रेता बोला, चलिए ठीक है, इस पर हम चर्चा नहीं करते। गांव के मुखिया से मिलते हैं और उनसे ही उचित समाधान ढूंढने को कहते हैं। क्यों, क्या कहते हो? रुद्रदेव भी इस बात पर सहमत हो गए। वे दोनों गांव के मुखिया से मिलने गए और अपनी दुविधा उन्हें बताई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आप लोग उन हीरो पर दावा नहीं कर रहे। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को दूसरों की संपत्ति के मालिक होने के लिए अलग अलग पैंतरे करते देखता हूँ। लेकिन आप दोनों इतने ईमानदार हैं कि मुझसे समस्या का समाधान चाहते हैं। मुझे आप दोनों पर गर्व है। तभी विक्रेता बोला, प्रधान साहब, कृपया रुद्रदेव को बता दें कि यह हीरे उनके हैं, क्योंकि मैंने उन बैलों को घंटियों के साथ बेच दिया था और मुझे मेरा मुनाफा मिल गया। उन्हें समझाएं कि मेरा उन पर अधिकार नहीं है। यह तो मानते ही नहीं हैं। तभी रुद्रदेव बोले, मुखिया जी, मैंने केवल बैलों के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन घंटियों के लिए नहीं दिए। इसलिए वे हीरे मेरे नहीं हैं और इन घंटियों के हीरों पर इनका ही अधिकार होना चाहिए। ये जायज है। मुखिया जी बोले, ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। आप लोग वो हीरे उस व्यक्ति को लौटा सकते हैं जिसने वो बैल व्यापारी को बेचे थे। विक्रेता ने कहा, आपने जो कहा वह ठीक है मुखिया जी, लेकिन वे व्यक्ति जिसने मुझे बैल बेचे थे उसकी यात्रा में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि बैल बेचने वाले की मृत्यु हो गई। मुखिया कुछ सोचकर बोले, मेरा सुझाव है कि आप दोनों उन हीरो को समान रूप से विभाजित कर लो। यही सबसे उचित समाधान है। ये सुनकर रुद्रदेव बोले, प्रधान जी, आपने जो कहा वो सही है, लेकिन मैं किसी और के हीरे नहीं ले सकता। विक्रेता ने भी कहा, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी वो हीरे नहीं चाहिए, क्योंकि वे किसी और के हैं। फिर मुखिया बोले, ठीक है, मेरे पास इन हीरो का उपयोग करने की एक और योजना है, क्योंकि आप दोनों ही इन्हें नहीं रखना चाहते हैं। यदि आप दोनों सहमत हैं, तो मेरे पास एक योजना है। मेरी योजना यह है कि हम उन हीरो को बेचकर उनके पैसों से
अपने गांव में एक झील खोद सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय किसान बारिश पर निर्भर होते हैं और बारिश काफी अनिश्चित होती है। अब अगर हमारे गांव में एक झील हो तो ये हमारे किसानों के लिए तारनहार बन सकती है। अत्यधिक बारिश या बाढ़ की स्थिति में पानी जमा भी किया जा सकता है। यह सुनकर रुद्रदेव बोले, मुखिया जी, आपका निर्णय सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। यदि मेरे साथी किसान भी इस झील से लाभान्वित होते हैं तो मुझे आपत्ति क्यों होगी? इसमें विरोध करने जैसी कोई बात ही नहीं है। विक्रेता भी बोले, मुखिया जी, मैं भी आपके फैसले से सहमत हूँ। उन्होंने हीरे बेचकर उन पैसों से एक झील बनवा दी। गांव में हर कोई रुद्रदेव और विक्रेता की ईमानदारी के लिए उनकी सराहना कर रहे थे। उन्होंने उन हीरों से मिली कीमत का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पुराने समय की बात है। उदयगढ़ राज्य में चंद्रभानु नाम के राजा राज करते थे। लंबी बीमारी के पश्चात उदयगढ़ के राजा चंद्रभानु का देहांत हो गया। उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। 13 दिन बाद जब राजा चंद्रभानु की मृत्यु के सारे संस्कार पूरे कर लिए गए तो महारानी बोली, बेटा विजय भानु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए माँ, आप मुझसे क्या कहना चाहती हो? बेटा, यूं तो महाराज चंद्रभानु के इकलौते पुत्र होने के कारण उदयगढ़ के राज सिंहासन पर तुम्हारा हक बनता है, पर तुमसे पहले किसी और का हक इस राज सिंहासन पर है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। उदयगढ़ के राज सिंहासन के उस उत्तराधिकारी का नाम क्या है माँ? कौन है वह और कहाँ रहता है? बेटा, मैं प्रारंभ से ही तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तो सुनो। तुम्हारे स्वर्गीय पिता चंद्रभानु और सूर्यभानु दोनों भाई थे। ये आप क्या कह रही हैं माँ? पिताजी महाराज के किसी भाई का जिक्र हमने आज तक नहीं सुना। तुम्हारे पिताजी महाराज सूर्यभानु से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। ऐसा क्यों माँ? सूर्यभानु तुम्हारे पिताजी से हर मामले में श्रेष्ठ थे। बुद्धिमानी, सुंदरता और बाहुबल में वे तुम्हारे पिताजी से श्रेष्ठ थे। इसलिए तुम्हारे पिता सूर्यभानु से ईर्ष्या करते थे। उन्हीं के आदेश पर उदयगढ़ में ना कोई सूर्यभानु का नाम ले सकता था और ना ही चर्चा कर सकता था। माँ, यदि ऐसी बात थी तो पिताजी महाराज के स्थान पर उनके भाई सूर्यभानु को उदयगढ़ का राजा क्यों नहीं बनाया गया? वही बात तो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ बेटा। सूर्यभानु को पग पग पर किस्मत ने छला है। जिसके वे हकदार थे वही उन्हें नहीं मिला। अब समय आ गया है कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अब उन्हें उदयगढ़ का राजा बनाया जाए। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, पर पहले मुझे चाचा सूर्यभानु के विषय में विस्तार से बताइए। वे इस समय कहाँ हैं? वे इस समय कहाँ हैं इसका तो मुझे भी नहीं पता। तुम्हें उनकी खोज करनी होगी। बेटा, अब मैं तुम्हें जो सुनाने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह उस समय की बात है जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। और यह कहते हुए रानी अपने अतीत में चली गई। मुझे शिकार खेलने का बहुत शौक था। वन में अकेले ही शिकार खेलने जाया करती थी। एक बार मैं निधि वन में अखेट के लिए गई हुई थी। तभी अचानक एक शेर मुझ पर झपट पड़ा, पर इससे पहले कि शेर मुझे अपना शिकार बना पाता, एक युवक ने शेर पर भाला फेंककर उसे घायल कर दिया। जब शेर मर गया तो वह मेरे पास आया और बोला, आप कौन हैं? इस वन में अकेली क्या कर रही थी?
मैं जीतगढ़ की राजकुमारी रतनमाला हूँ। इस वन में अखेट करने आई थी। अकेले? हाँ, मैं अखेट के लिए अकेले ही आया करती हूँ। राजकुमारी रूप सौंदर्य का इतना दुस्साहसी होना ठीक नहीं है। मैं उससे बहुत प्रभावित हो उठी थी। मैंने उससे पूछा, आपका परिचय जान सकती हूँ मैं उदयगढ़ का राजकुमार सूर्यभानु हूँ। मैं सोचने लगी, राजकुमार सूर्यभानु कितना सुदर्शन, कितना वीर है। प्रभु से ऐसे ही पति की कल्पना करती आई हूँ मैं। शायद सूर्यभानु भी ऐसा ही सोच रहा था, इसलिए उसने मुझसे कहा, राजकुमारी रतनमाला, तुम्हारे सादगीपूर्ण सौंदर्य ने मुझे प्रभावित किया है। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? राजकुमार, तुमने संकट के समय मेरी प्राण रक्षा की है, अतः अब इन प्राणों तथा शरीर पर केवल आप ही का हक है। मैं आपको पति के रूप में वर चुकी हूँ। ओह, तब तो मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बन गया हूँ। राजकुमारी रतनमाला, मैं शीघ्र ही अपने पिताजी महाराज द्वारा तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव तुम्हारे पिताजी महाराज के पास जीतगढ़ शीघ्र ही भिजवाऊंगा। राजकुमार, मैं उस दिन की व्याकुलता से प्रतीक्षा करूंगी। और फिर वे दोनों अपने अपने महल वापस लौट गए। उसी दिन शाम को सूर्यभानु अपने कक्ष में गुमसुम सा बैठा हुआ था। तभी उनका भाई चंद्रभानु कक्ष में आया और बोला, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो सूर्यभानु, क्या मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? चंद्रभानु, तुम ही मेरे सखा, मित्र, भाई सब कुछ हो। तुम्हें अपनी परेशानी का कारण नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? तो बताओ, तुम परेशान क्यों हो? बात यह है चंद्रभानु, आज निधि वन में जीतगढ़ की राजकुमारी रतनमाला से हमारी भेंट हो गई। राजकुमारी रतनमाला अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर है। उसके सौंदर्य ने मेरा मन जीत लिया है। ओह, तो ये बात है चंद्रभानु, हम दोनों ने विवाह का निर्णय लिया है, पर पिताजी महाराज से इस विषय में कहने से झिझकता हूँ। इसमें झिझकने की क्या बात है? पिताजी महाराज से इस विषय में बेझिझक कहो। नहीं चंद्रभानु, मेरे मन का संकोच ऐसा नहीं करने देगा मुझे। तो फिर तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी होगी। भला मैं इस मामले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें पिताजी महाराज से जाकर इस विषय में बात करनी होगी चंद्रभानु। यानी मैं तुम्हारा दूत बनकर पिताजी महाराज के पास जाऊं? हाँ मेरे प्रिय भाई, तुम्हें यही करना है। कर सकोगे मेरे लिए यह सब? क्यों नहीं करूँगा। भाई के काम भाई नहीं आएगा तो कौन आएगा? तो जाओ पिताजी महाराज से इस विषय में बात करो। मैं रतनमाला को वचन देकर आया हूँ कि जल्द ही पिताजी महाराज से इस विषय का प्रस्ताव दूत द्वारा जीतगढ़ भेजूंगा। ठीक है, मैं अभी पिताजी महाराज के पास जा रहा हूँ। चंद्रभानु उसी समय अपने पिताजी हरिभानु से मिलने चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, चंद्रभानु, तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में दूसरा नहीं होगा। संसार के सर्वाधिक सुंदर नारी के लिए भाई का प्रस्ताव लेकर पिताजी के पास जा रहे हो तुम। वे मन ही मन कोई चाल बन चुका था और सोच रहा था कि रूपवती रतनमाला से मैं स्वयं ही विवाह कर लेता हूँ। जब वे हरिभानु के पास पहुँचा तो बोला, पिताजी महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो राजकुमार, क्या कहना चाहते हो? दरअसल पिताजी महाराज, कुछ कहने से पूर्व मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। वचन? वे किस लिए? मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे जो भी मांगू उसे आप मना ना कर सकें, इसलिए मैं आपसे वचन मांगना चाहता हूँ। ठीक है,
हमने वचन दिया, तुम जो मांगोगे हम वही देंगे राजकुमार। यह एक राजपूत का वचन है। पिताजी महाराज, मैं जीतगढ़ की राजकुमारी रतनमाला से विवाह करना चाहता हूँ। ओह, इसके लिए तुम वचन मांगना चाहते थे? हाँ पिताजी महाराज, यदि रतनमाला मुझे नहीं मिलेगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ओ राजकुमार, हम तुम्हें तुम्हारी बात पूरी करने का वचन दे चुके हैं, इसलिए हम इसी वक्त दूत को जीतकर भेज देंगे। पिताजी महाराज, आपने मेरी बात मान ली? हाँ बेटा। हरि भानु ने उसी समय जीतगढ़ के राजा जीतसेन को पत्र लिखा। राजा जीतसेन, हम अपने पुत्र चंद्रभानु के लिए तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगते हैं। दूत पत्र लेकर रात में ही जीतगढ़ रवाना हो गया। जब चंद्रभानु सूर्यभानु से मिला तो वे बोला, चंद्रभानु, तुमने पिताजी महाराज से मेरे और रतनमाला के बारे में बात की? सूर्यभानु, सुबह तुम पिताजी महाराज के पास जाना, तुम्हें सारी बात मालूम हो जाएगी। उस रात नींद सूर्यभानु से कोसों दूर थी। पिताजी निश्चय ही मेरी बात मान लेंगे। चंद्रभानु को पिताजी के पास भेजकर मैंने ठीक ही किया। रतनमाला की बात पिताजी महाराज के कानों में तो पड़ चुकी है। अब मैं बेहिचक पिताजी से इस विषय में बात कर सकता हूँ। अगले दिन प्रातःकाल सूर्यभानु अपने पिता से मिला। आओ बेटा सूर्यभानु, कैसे आए? पिताजी महाराज, कल रात चंद्रभानु ने जीतगढ़ की राजकुमारी रतनमाला के विषय में आपसे बात की थी। हाँ की थी। हमने चंद्रभानु का प्रस्ताव मान लिया है और रात में ही दूत को अपना पत्र देकर जीतगढ़ रवाना कर दिया है। ओह, यानी इस रिश्ते को आप स्वीकार कर चुके हैं पिताजी महाराज? हाँ बेटा, चंद्रभानु का घर तो बसने जा रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारे लिए भी कोई योग्य राजकुमारी मिल जाए। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? चंद्रभानु किससे विवाह करने जा रहा है? जीतगढ़ की राजकुमारी रतनमाला के साथ उसका विवाह होगा पुत्र। ये कैसे हो सकता है महाराज? क्यों, इसमें क्या बुराई है? लेकिन पिताजी महाराज, ये गलत है। रतनमाला से चंद्रभानु नहीं, मैं विवाह करना चाहता था। क्या? लेकिन चंद्रभानु ने तो अपने विषय में बात की थी। ओह, उसने मुझे धोखा दिया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये विवाह नहीं होने दूंगा मैं। सूर्यभानु, होश की बात करो। जानते हो इस समय किसके सामने खड़े हो तुम? ये विवाह होकर रहेगा। अगर ये विवाह हुआ पिताजी, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और अगर ये विवाह नहीं हुआ तो अपने दिए हुए वचन के टूटने के कारण मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या तुम पितृ हत्या का अपराध अपने सिर पर ले सकते हो सूर्यभानु? ओह, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ पिताजी महाराज? तो जो हो रहा है उसे हो जाने दो राजकुमार। इसमें तुम्हारी और राजवंश की भलाई निहित है। ठीक है पिताजी महाराज, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उधर महाराज रतनमाला से बोले, बेटी रतनमाला, उदयगढ़ से दूत राजा हरिभानु का पत्र लेकर आया है। अपने पुत्र के साथ वे तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं। क्या तुम्हें स्वीकार है? जी पिताजी महाराज। फिर चंद्रभानु के साथ मेरा विवाह हो गया। विदा होकर मैं उदयगढ़ आ गई। सुहाग सेज पर जब चंद्रभानु ने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने उनसे कहा, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं ही तुम्हारा पति हूँ। क्या बक रहे हो तुम? रतनमाला, मैं उदयगढ़ का राजकुमार चंद्रभानु हूँ। मेरे साथ ही तुम्हारा विवाह हुआ है। यह कैसे हो सकता है?
राजकुमार सूर्यभानु कहाँ है? इसी महल के किसी कक्ष में अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा होगा। और सूर्यभानु अपने कक्ष में बैठा हुआ मदिरा पीते हुए सोच रहा था, चंद्रभानु, तूने मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजाड़ दी। ये तूने ठीक नहीं किया। राजकुमारी रतनमाला बोली, मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। छल हुआ है या नहीं ये मैं नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि आज से तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति हूँ। अपने भाग्य पर रोने के अलावा अब वह और क्या कर सकती थी। अगले दिन जब हम दोनों राजा हरिभानु से आशीर्वाद लेने गए तो वे बोले, बहू मांगो, मुंह दिखाई में तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी महाराज, मैं अपने पति को शीघ्र ही उदयगढ़ का राजा बना देखना चाहती हूँ। ठीक है बहू, ऐसा ही होगा। और अगले ही दिन राजा उदयगढ़ का राजपाट चंद्रभानु को सौंपते हैं और कहते हैं, आज से चंद्रभानु उदयगढ़ का राजा है। माँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जिसने तुम्हारे साथ छल किया उसी को उदयगढ़ का राजा बनाने की सिफारिश तुमने राजा हरिभानु से क्यों की? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे सौगंध ली थी कि मैं जब राजा हरिभानु से आशीर्वाद लेने जाऊं तो यही बात कहूं। क्योंकि चंद्रभानु अब मेरे पति थे, इसलिए उनका कहना मानना अब मेरा धर्म बन गया था। उसके बाद क्या हुआ माँ? उसके बाद तुम्हारे दादाजी की आकस्मिक मृत्यु हुई। सूर्यभानु हर समय नशे में डूबा रहता था और एक दिन चंद्रभानु बोला, हम सूर्यभानु को देश निकाला देते हैं। उसके बाद अगर किसी के मुख से हमने उसकी चर्चा भी सुनी तो उसकी जेब खिंचवा देंगे। पिताजी महाराज को राजपाट तो मिल गया था, फिर चाचा सूर्यभानु के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? बेटा, चंद्रभानु राजा तो बन गए थे, पर उन्हें हर समय सूर्यभानु से खटका लगा रहता था, इसलिए उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। सूर्यभानु उदयगढ़ छोड़कर चला गया, फिर उसका कुछ पता नहीं चला। तुम उसकी खोज करोगे और उसे उसका हक दिलाओगे। सचमुच चाचा सूर्यभानु के साथ अन्याय हुआ है माँ, मैं उनकी खोज अवश्य करूँगा। अगले दिन वह सूर्यभानु की खोज में निकल पड़ा और सोचने लगा, चाचा सूर्यभानु को मैंने आज तक देखा नहीं है, ना ही उनका कोई चित्र देखा है, फिर उनकी खोज कैसे कर पाऊंगा? सबसे पहले वह कुलगुरु के आश्रम में गया और उन्हें प्रणाम किया। ओ विजय भानु, यहाँ कैसे आना हुआ? कुलगुरु, मैं चाचा की खोज में निकला हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने ध्येय में सफल हो सकूं। तुम सूर्यभानु की खोज में निकले हो? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानता हूँ। राज्य से निकल जाने के बाद वह हमारे पास आया था। वह मरना चाहता था, तब उसे हमने अपने पास रखा था। अच्छा, अब वे कहाँ है? अब वे तपस्वी बन चुके हैं। ताल वन में कुटिया बनाकर रहते हैं वे। कुलगुरु, मैं उनके पास जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। विजय भानु चल पड़ा ताल वन की ओर और वहाँ पहुँचकर बोला, मेरी खोज इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। ताल वन पहुँचने पर वह एक व्यक्ति से मिला और वह व्यक्ति उससे पूछता है, युवक, कौन हो तुम? चाचा जी, मैं आपका भतीजा विजय भानु हूँ। तुम रतनमाला और चंद्रभानु के पुत्र हो? हाँ चाचा जी। ओह, यहाँ कैसे आना हुआ पुत्र? चाचा जी, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। माँ से आपके विषय में पता चला। हम चाहते हैं कि आप चलकर राजपाट संभालें। यह कैसे संभव है पुत्र? चाचा जी, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है।
आपको जो मिलना चाहिए था वही छीना गया। आपको बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। अब आप मेरे साथ उदयगढ़ चलिए। नहीं पुत्र, अब मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ। तुम ही अब उदयगढ़ के राजा बनो। तुम ही वहाँ के असली उत्तराधिकारी हो। न्यायपूर्वक शासन करो और सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। विजय भानु भारी मन से वापस लौट आया। उदयगढ़ पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई तो माँ बोली, सूर्य भानु ने सिद्ध कर दिया कि वह बहुत महान है। सचमुच माँ, चाचा जी सूर्य भानु बहुत महान हैं। तब विजय भानु को उदयगढ़ का राजा बनाया गया और उसने बड़ी सूझबूझ से पूरे राज्य को संभाला। धन्यवाद।